वेलकम टू स्टडी फंडा। माई सेल्फ साहिल। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जनवरी के सेकंड वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। जो हमारा पहला न्यूज़ है वो है जोशी मस्ट क्राइसिस से रिलेटेड। ओके, अब इसमें क्या बोला गया है कि व्हाट इज लैंड सब्सिस्टेंस एंड व्हाई डज इट हैपन। एक्चुअली हुआ क्या, आप लोगों को मालूम हुआ, जो जोशीमठ है ये बेसिकली एक जगह का नाम है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ओके, वहां पे जो लोगों के घरों की दीवारें है ना, उसमें ना ऐसे ना कुछ थ्रेड्स आने लगे। ओके, मतलब कि जो ज़मीन है ना, वो नीचे की साइड धँसने लगी, ठीक है? अब मुझे ना आप एक बात बताइए, इसको ना आप ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ज़मीन है, ठीक है? इसके नीचे कुछ ऐसी ज़मीन है जो कि इसमें मूवमेंट हो रही है, इस ज़मीन में मूवमेंट हो रही है, जिसकी वज़ह से जो ऊपर वाली ज़मीन है, ऑब्वियस सी बात है इसमें मूवमेंट होगी, नीचे की ओर धँसेगी। आर यू गेटिंग इट? तो यही हुआ है जोशीमठ में। इस वाली जो नीचे वाली जो ये है ना, मतलब लैंड वग़ैरह है, इनमें मूवमेंट हो रही है, जिसकी वज़ह से ऊपर वाली जो ज़मीन है, वो भी नीचे की ओर धँस रही है और जो लोगों की अ, मकान है, ये सब है, उनमें तरेड़ आने लगी है ऐसे, ठीक है? ऐसे उनमें कितना वो होने लगे। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये पिक है। अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है? आप लोगों को एक तो पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है, क्या नहीं, ओके। लेकिन पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से क्या है कि जोशीमठ एक हिली टाउन है, जो कि ऋषिकेश और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे ने NH7 पे लोकेटेड है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में, क्लियर है? ये एक टूरिस्ट टाउन है, यानी कि कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बद्रीनाथ घूमने के लिए गया है, ओली घूमने के लिए गया है, या फिर वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क घूमने के लिए गया है, हेमकुंड साहिब घूमने के लिए गया है, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी लोग घूमने के लिए जाते हैं ना, जो ओवरनाइट रेस्ट स्टॉप है, वो आप लोगों का जोशीमठ ही पड़ता है, क्लियर है? तो यहाँ पे लोग एक तरह से जो टूरिस्ट वगैरह हैं, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। नाउ अब ये सब हो क्यों रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ह्यूमन ने जो एनवायरनमेंट है ना, एक तरह से कहीं न कहीं उसके साथ छेड़छाड़ करा है, जिसकी वजह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे लैंडस्लाइड हो गई, ठीक है? या फिर अर्थक्वेक हो गया, ऐसे-ऐसे सीन देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें एक आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि एक्सपर्ट ने ये बोला है कि जो ये इंसिडेंस है ना, मतलब कि जो ये लैंड सब्सिडेंस का इंसिडेंस है, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। जैसे चार धाम रोड प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है? जो कि आपके उत्तराखंड, हिमालय में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और एक एनटीपीसी का तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, जो कि वहाँ के जो रेसिडेंट हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके अगेंस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं, जिनकी वजह से जो वहाँ की वो है ना, नॉर्मल्स कंडीशंस है, उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, ठीक है? जिसकी वजह से ये सब हुआ। और ये जो सीन है ना, मतलब जोशीमठ वाला, ये एक्चुअली काफ़ी पुराना वो है। इवन 1976 में एक मिश्रा कमिटी की रिपोर्ट है, उन्होंने ये बोला था कि जोशीमठ लाइज़ ऑन द डिपॉज़िट ऑफ सैंड एंड स्टोन, यानी कि नीचे क्या है? मिट्टी है, सैंड एंड स्टोन, और ये ही एक तरह से नीचे धँसती जा रही है। नीचे क्यों धँसती जा रही है? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज़ थे, या तो उनको एक्सप्लॉइट कर लिया गया, मतलब कि उनका पूरी तरह से यूज़ कर लिया गया, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, खाली ज़मीन है, तो ये नीचे धँसती जा रही है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है? ये वाला सीन। इट इज़ नॉट, हाँ, ये किसी मेन रॉक पे नहीं है, सैंड और स्टोन पे है, इसीलिए यहाँ पे ना इस मिश्रा कमिटी की जो रिपोर्ट है, इन्होंने ये भी बोला था कि यहाँ पे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट ना किया जाए, ठीक है? कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ना चलाया जाए। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियस सी बात हो रहा है। तो आपके पेपर 1 में क्या-क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक तो ये बन सकता है कि जोशीमठ कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तराखंड में, ऋषिकेश बद्रीनाथ NH7 पे, चमोली डिस्ट्रिक्ट। दूसरा ये मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट से रिलेटेड, क्लियर है? तो आई होप गाइज़ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, जोशीमठ से रिलेटेड क्या है। ये पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से मैं इससे शायद डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे हम लोग कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं आने वाले कुछ लेक्चर्स में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 से रिलेटेड। ये बेसिकली ई-नाम जो है, ई-नाम इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उसने अभी रिसेंटली प्लैटिनम अवार्ड जीता है इन डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीज़न कैटेगरी में। ओके, तो अभी देख लेते हैं कि ई-नाम है क्या, क्या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप फार्मर हो, ठीक है? आपने कुछ प्रोड्यूस किया, आप एपीएमसी में गए, एपीएमसी क्या है? एक मंडी है, ठीक है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी है, वहाँ पे एक एपीएमसी मंडी है, वो जो जो भी आपने प्रोड्यूस किया है, उसकी क्वालिटी की जाँच करेगी, उसकी क्वालिटी को चेक करेगी। क्वालिटी को चेक करने के बाद आपको एक तरह से एक सर्टिफिकेट काइंड ऑफ दे देगी कि आपकी क्वालिटी ठीक है या और जो भी है, ठीक है?
उसके बाद आप जाके एक पोर्टल है, जैसे एक वेबसाइट नहीं होती है, वेबसाइट पे जाके आप ऐसे डाल सकते हो कि हमें ये चीज़ें बेचनी है और अपना प्राइस डाल सकते हो, ठीक है? सामने से एक बंदा है जो कि कुछ खरीदना चाहता है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे ओएलएक्स है, ओएलएक्स पे कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है या अमेज़न है, अमेज़न पे आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आप जाते हो, आपको लगता है कि हाँ, ये प्राइस सही है, तो आप लोग खरीद लेते हो। आर यू गेटिंग इट? एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे जैसे ओएलएक्स है, ओएलएक्स पे पुरानी चीज़ें होती है, तो आप लोगों को लगता है कि मुझे फ़ोन लेना 5,000 के बजट में, आपको कोई मिल गया तो आप खरीद लेते हो। आर यू गेटिंग इट? तो ऐसे ही किसान डालेगा कि मुझे अपनी ज़मीन, अपनी फसल जो है ना, अपनी फसल जो है इतने बेचनी है। सामने से बायर है, बायर को लगा हाँ, ठीक-ठाक है, तो दोनों के मैच कर गए, ठीक है? मैच कर गए तो आपस में एक-दूसरे से खरीद-बेच लेंगे। ये बंदा यहाँ से गुड्स डिलीवरी कर देगा, वो बंदा यहाँ से पेमेंट दे देगा। तो दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली ई-नाम, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल। ये ईज़ी हो गया था इसके लिए, जो सेलर है ना और जो बायर है, इन दोनों को मिलवाने का काम है बेसिकली इनका। सिंपल सी बात है। चलो, अब डिजिटल इंडिया अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है वो माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड ये एमआईटी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, जस्ट 1 मिनट। मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये डिजिटल इंडिया अवार्ड इनके अंडर है, एमआईटी के अंडर, अंडर द एजिस ऑफ नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया टू इंक्रीज एंड ऑनर इनोवेटिव, मतलब जो भी बंदा, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन हो गया, उनको इनकरेज करना कि वो डिजिटल सॉल्यूशंस को एडॉप्ट करें, ठीक है? तो वेरियस गवर्नमेंट एंटिटीज में, यानी कि जो डिजिटल, मतलब जो भी कंपनीज हो गया या बंदा कोई पोर्टल हो गया, वो जो भी डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट कर रहा है, ये अवार्ड उन्हीं को दिया जाता है। ओके? तो इनाम के बारे में आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं कि ये क्या है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे एम क्या है कि फार्मर, ट्रेडर और बायर की हेल्प करना ऑनलाइन ट्रेडिंग में, ठीक है? तो ये मैं आप लोगों को समझा ही चुका ये कैसे क्या काम करता है, कैसे नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम मिनिस्टर फ्लैग ऑफ वर्ल्ड एज़ लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़। ओके, तो ये कहाँ पे है? ये गंगा विलास, मतलब गंगा रिवर पे है, वाराणसी में। बस आप लोगों को इतना ही याद रखना है, इसमें और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहली पहली लाइन है ये रही। नीचे जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। Prime Minister Shri Narendra Modi flagged off the world as longest river cruise MV Ganga Vilas and inaugurated the tent city at Varanasi via video conferencing। तो आपको डायरेक्ट लोकेशन पूछी जा सकती है, तो ये वाराणसी में किया जा रहा है। ओके, लॉन्गेस्ट क्रूज। नेक्स्ट, इंडिया टू वर्चुअली होस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, 120 कंट्रीज टू बी इनवाइटेड। तो जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है, इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस होता है इन ब्रिंगिंग टुगेदर कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ टू शेयर देयर पर्सपेक्टिव एंड प्रायोरिटीज ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म। मतलब यहाँ पे आके सारे लोग आपस में बातचीत कर सके, और ये सब एक 120 से ज़्यादा कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ थीम है। थीम क्या है इनकी? थीम ऑफ द इनऑगरल लीडर्स की थीम है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ फॉर ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, और कंक्लूडिंग लीडर की जो थीम है, उनका यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। मैं बोलूँगा इसको, मतलब 5 स्टार की जगह मैं इसको 2 स्टार दूँगा कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है, शायद पूछा जा सकता है, ठीक है? 5 स्टार का मतलब है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके? ये 2 स्टार क्वेश्चन है, मतलब हार्डली पूछा जाएगा, पूछा भी जाएगा तो। नेक्स्ट, इंडियन एयर फोर्स एंड जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स सेट टू एक्सरसाइज जॉइंटली इन जापान। डायरेक्टली सिर्फ आप लोग एक्सरसाइज का नाम याद रखो, वीर गार्जन 2023, इन्वॉल्विंग द इंडियन एयर फोर्स एंड जापान एयर सेल्फ डिफेंस एट हयाकुरी एयरबेस जापान। हयाकुरी एयरबेस जापान में कुछ एक्सरसाइज की जा रही है। इतना ही याद रखो, इससे ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई टू इश्यू ग्रीन बॉन्ड्स इन 2 ट्रेंचेस ऑफ 8,000 करोड़ रुपीज़ ईच। तो ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? देखो, ये ना कुछ बॉन्ड क्या होता है, पहले तो ये समझो। बॉन्ड क्या होता है, पहले बेसिक समझो, उसके बाद बॉन्ड गाइस कुछ नहीं होता, आप लोग ऐसे समझ लो, फॉर एग्जांपल एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है? इस पीस ऑफ पेपर पे मुझे पैसे चाहिए। मैं इस पीस ऑफ पेपर पे लिख के दे देता हूँ कि मैं XYZ कंपनी हूँ, मेरा इतने साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, 30 ईयर से हम इस बिज़नेस में एंड ऑल दैट, हमें इतने रुपीज़ की चाहिए मार्केट से, ठीक है? और हम इसको रिटर्न करेंगे 3 या 4 साल में इतने-इतने इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है? मैंने सारी कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर दी, और लास्ट में मेरी कंपनी का नाम और ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो मैं ये कागज़ का टुकड़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स एक ए बंदा है, मिस्टर ए है, इनको लगाया मेरी कंपनी का काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और फ्यूचर में बढ़िया पैसे तो मिलेंगे ही, 6% इंटरेस्ट रेट, 7% इंटरेस्ट रेट। तो ए ने मुझको दे दिए, लेट्स से मुझे ₹100 चाहिए थे, मुझे ₹100 दे दिए, ठीक है? तो ये पैसे मैंने कैसे कमाए? एक बॉन्ड इश्यू करके। बॉन्ड क्या है? एक पीस ऑफ पेपर है जहाँ पे मैंने लिख दिया मुझे इतने-इतने पैसे चाहिए, जो भी इस पेज को खरीदेगा। अब ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड गया मिस्टर ए के पास। लेट्स से बीच में मिस्टर ए को ज़रूरत पड़ गई। तो मिस्टर ए ने ये जो पीस ऑफ पेपर है ना, ये किसी को बेच दिया, लेट्स से ₹95 में। अब ये पेपर चला गया बी के पास।
तो बॉन्ड का सिंपल सा कंसेप्ट ये है, ये पीस ऑफ पेपर जिसके भी पास रहेगा वो कंपनी के पास आएगा, जिस भी कंपनी से मतलब जिस भी कंपनी को पैसा दिया उसका कंपनी के पास आएगा और अपना पैसा लेके चलता बनेगा। आर यू गेटिंग इट? और ये जो बॉन्ड ये ट्रेडेबल होते हैं, कुछ बॉन्ड ट्रेडेबल होते हैं, कुछ नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ये ए के पास था, ठीक है? अब ये ए ने बी को बेच दिया, बी हो सकता है सी को बेच दे, सी हो सकता है डी को बेच दे। आर यू गेटिंग इट? ठीक है? लास्ट में जिसके जो भी ये बॉन्ड लेके आएगा ना उसी को पैसे मिलेंगे। ये ट्रेडेबल होते हैं, ठीक है? अब कंसेप्ट है ग्रीन बॉन्ड। अब जो ये पैसा आया ना, लेट्स से 100 रुपए आया है, तो आप तो कैसे भी यूज़ कर सकते हो। इसको हम ग्रीन बॉन्ड तब बोलेंगे जब आप इस 100 रुपए को सिर्फ एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट में यूज़ करो। क्लियर है? दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन बॉन्ड। ओके, आई होप गाइस आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ग्रीन बॉन्ड आर द बॉन्ड इश्यूड बाय एनी सॉवरेन एंटिटी, इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप और अलायंस विद एंड कॉर्पोरेट्स विद द एम ऑफ बॉन्ड आर यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोजेक्ट क्लासिफाइड एज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। ओके, ये पढ़ सकते हो आप लोग। जो इंडिया का पहला ग्रीन बॉन्ड है वो येस बैंक ने इश्यू किया था 2015 में। दैट्स आगे बढ़े, चलो। एक्सटेंड द डिले इन डेसिनियल सेंसस। डेसिनियल का मतलब 10 साल में। ओके, तो सेंसस के बारे में थोड़ा सा बेसिक। 10 साल में होता है सेंसस। स्टार्टिंग 1872 में हुई थी अंडर ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मायो। ओके, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये आपका सीएपीएफ का क्वेश्चन है 2022 का, कि पहली बार सेंसस कब हुआ 1872, मतलब अटेम्प्ट कब किया गया। जो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस है वो 1881 में किया गया डब्ल्यूसी लाउडन के द्वारा, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। जो डेसिनियल सेंसस ऑफ इंडिया अब तक 15 बार हो चुका है भारत में। और ये कौन सी मिनिस्ट्री कराती है? ये कराती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, चलो। वाइस प्रेसिडेंट टू इनॉग्रेट 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस। तो आप लोगों ने अगर लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, जो बच्चे फाउंडेशन बैच में उनको मालूम होगा, हम लोगों ने ये सारी कॉन्फ्रेंस की कि ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस होगी, ऑल इंडिया चेयरमैन वाली होगी, ऑल इंडिया जजिस, ऑल इंडिया जजिस कॉन्फ्रेंस हो गई, ठीक है? ऑल इंडिया लॉयर कॉन्फ्रेंस हो गई, ऐसी काफी सारी कॉन्फ्रेंस होती रहती है। तो अब ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कॉन्फ्रेंस है। ओके, अब ये क्या है? ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस एक अपेक्स बॉडी है लेजिस्लेचर की, जो कि दैट उन्होंने अभी 100 साल पूरे किया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2021 में 100 साल पूरे किया है। पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस शिमला में हुई थी। इसमें क्या होता है ना, जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं ना लेजिस्लेचर के, जैसे स्पीकर हो गया, डिप्टी स्पीकर हो गया, चेयरमैन हो गया, डिप्टी चेयरमैन हो गया, बहुत सारे स्टेट पे, ठीक है? क्योंकि हर एक स्टेट है, हर एक स्टेट में स्पीकर भी हो गए, जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वहाँ पे चेयरमैन भी हो गए। तो सारे के सारे आते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, ऐसे कॉन्फ्रेंस होती है। इज दैट क्लियर गाइस? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्या होती है, क्या एग्जैक्टली। ये पढ़ सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरमैन श्री जगदीप धनखड़ विल एड्रेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग कॉन्फ्रेंस इन जयपुर। कहाँ पे हो रही है? जयपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़े, चलो। इंडियन नेवी साइन एग्रीमेंट फॉर ऑटोनमस आर्म्ड बोट्स सोम्स अंडर स्प्रिंट इनिशिएटिव। तो आप लोग स्प्रिंट इनिशिएटिव काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये द हिंदू की न्यूज है, तो स्प्रिंट इनिशिएटिव के बारे में पढ़ते हैं। स्प्रिंट इनिशिएटिव, स्प्रिंट जो स्कीम है, एक इनिशिएटिव था किस चीज के लिए? कि डिफेंस टेक्नोलॉजीज, मतलब कि डेवलपमेंट को प्रमोट करना। डिफेंस टेक्नोलॉजीज कैसे? मतलब फॉर एग्जांपल आज हम ऐसे समझो इसको, हमें जो भी डिफेंस रिलेटेड चीज चाहिए होती है, हम दूसरी कंट्री से क्या करते हैं? हम दूसरी कंट्री से करते हैं इम्पोर्ट, है नहीं? हम बाहर से मंगवाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रशिया से S-400 खरीद लिया, ऐसे करके मंगवाते हैं। तो स्प्लिंट इनिशिएटिव ये बोलता है कि हमें ना अब ना डिफेंस सेक्टर में भी सेल्फ रिलायंट रहना है, ठीक है? आत्मनिर्भर बनना है, हमें किसी पे रिलाई नहीं करना है। तो ये टारगेट ये था कि कुछ 75 प्रोडक्ट जो कि भारत में ही बनेंगे इंडिजिनियसली, उनको इंडियन नेवी में इंडक्ट करना, ठीक है? उनको इंडियन नेवी में बेसिकली इंडक्ट करना। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्प्रिंट इनिशिएटिव है क्या, कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एक तरह से बढ़ावा देना डिफेंस सेक्टर में। तो स्प्रिंट स्कीम इज एन इनिशिएटिव टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ नीच डिफेंस टेक्नोलॉजीज बाय द डोमेस्टिक कंपनीज। टास्क ऑफ डेवलपमेंट दिस टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द 75 चैलेंजेस हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए गए थे अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव। और आत्मनिर्भरता, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को अचीव करने के लिए ये वाली स्कीम चलाई गई थी, स्प्रिंट स्कीम। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, चलो। इजी था काफी। National Health Authority introduced new system to measure and grade performance of hospital impaneled under आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ओके, ये फरवरी 2018 में लॉन्च की गई थी।
जिसमें कि 5 लाख रुपया पर फैमिली को दिया जाता है सेकेंडरी और टर्सरी केयर के लिए। सेकेंडरी केयर होती है जहाँ पे किसी सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत ना पड़े। टर्सरी केयर होती है जहाँ पे किसी सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़े, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर हो गया या वो हो गया, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है टर्सरी केयर में जाना पड़ेगा। और इसके जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। क्लियर है? ओके। आई होप गाइस आप लोग ये समझ में आ गया, काफी इजी सा था। सिर्फ आप लोगों को ना स्कीम्स याद रखनी है, क्योंकि आपके सीएपीएफ में 2022 में आई थिंक 7 से 8 क्वेश्चन थे स्कीम से रिलेटेड, और उसमें पुरानी स्कीम्स भी पूछी हुई थी, 2015 की स्कीम्स भी थी। आगे बढ़े, चलो। IISER पुणे के एक नया मटेरियल बनाया है जो कि पानी से पोल्यूटेंट को हटा देता है। अब ये है क्या, इस मटेरियल का नाम है IOFM। ओके, तो वायलज वाइलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ओके, नाम याद कर लेना, थोड़ा अटपटा सा नाम है। वायोलोजन वायोलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ओके, IOFM किससे रिलेटेड है याद कर लेना। कुछ पानी में से पोल्यूटेंट को रिमूव करता है, तो एक यूनिक मोलिकुलर स्पॉन्ज है जो कि क्लीन पोल्यूटेड वाटर बाय सोकिंग अप द कंटेमिनेट इन, मतलब जैसे पानी है काफी गंदा है, इसमें काफी सारे कंटेमिनेंट है, जैसे वो नहीं होती रुई टाइप सी होती है, रुई पानी को सोख लेती है, ऐसे एक स्पॉन्ज टाइप है। स्पॉन्ज आप आई होप आप लोग समझते होंगे, स्पॉन्ज स्पॉन्ज या फॉर्म टाइप सा, ठीक है। तो ये होगा कुछ, तो ऐसे ना जो इम्प्योरिटीज है ना पानी में, ये उसको एब्जॉर्व कर लेता है। फिर है, सिर्फ इतना ही याद रखो, दैट विल बी मोर देन इनफ टू सोल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू ये IOFM। ओके, बनाया किसने, IISER पुणे ने। आगे बढ़े, चलो। प्रधानमंत्री विल इनॉग्रेट दिस ईयर नेशनल यूथ फेस्टिवल, कहाँ पे, हुबली में, कर्नाटका में, कब, 12 जनवरी को। ठीक है, ये अनुराग सिंह ठाकुर जो हमारे खेल मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है। ओके, थीम क्या होगी इस फेस्टिवल की, थीम होगी विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, विकसित युवा विकसित भारत, तो याद कर लेना नेशनल यूथ फेस्टिवल इस साल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, हुबली कर्नाटक में, 12 जनवरी को। ठीक है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे, स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पे। ओके, क्लियर है ना? ओके, नेशनल यूथ फेस्टिवल किसकी बर्थ एनिवर्सरी बनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद। आई होप आप लोग को मालूम होगा। ओके बढ़े, चलो। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनवेल द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2023। क्या थीम है नेशनल साइंस डे 2023 की, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ठीक है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग एट नेशनल मीडिया सेंटर, तो ये वाली थीम याद कर लेना। और नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को, इसकी याद में डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट की इस दिन डिस्कवरी हुई थी उसके उसमें को। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, काफी इजी है, याद कर लेना, इसको लिख लेना। और ना जिन चीजों को मैं ये बोलता हूँ ना ऊपर ऊपर से पढ़ लो, उसको उनका मतलब यह है कि उनको डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ ऊपर से पढ़ के निकल जाओ। एक मतलब एक कीवर्ड याद रखो, दैट्स ऑल। नेक्स्ट है, एसेट मोनेटाइजेशन पेस लो में मिस टारगेट इन फाइनेंशियल ईयर 2023 बाय वाइड मार्जिन। ओके, तो एसेट मोनेटाइजेशन होता क्या है पहले वो समझते हैं। एसेट मोनेटाइजेशन, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है, इससे गवर्नमेंट कुछ नहीं कमा रही, काफी अनयूटिलाइज्ड प्रॉपर्टी है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट इस प्रॉपर्टी को किसी प्राइवेट सेक्टर को या किसी और एंटरप्राइज को एक तरह से लीज पे दे सकती है। ठीक है, लीज पे दे सकती है कि तुम इसको यूज कर लो, और बदले में गवर्नमेंट इनसे पैसा ले लेगी। ओके, तो ये डिमोनेटाइजेशन, मतलब सॉरी क्या नाम है, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ नहीं। ओके, ये आप लोगों का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ये उससे अलग हो गया। ओके, डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज ली, उसको बेच ही दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉपर्टी को बेच ही दिया एक तरह से, यहाँ पे तो लीज टाइप पे दे रहे हैं। ठीक है, और ये एसेट था गवर्नमेंट का, एसेट से क्या आएगा, पैसा आएगा। तो एसेट को मोनेटाइज करना, कैसे एसेट को मोनेटाइज करना जो कि अनयूटिलाइज्ड है। समझ आ गया, काफी इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसको। एसेट मोनेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट के लिए नया सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बनाए, ऑब्वियस सी बात है। एंड इट्स एंटिटी बाय अनलॉकिंग, अनलॉक करके द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड पब्लिक एसेट। जो पब्लिक एसेट्स है और जो अच्छे से यूज नहीं किए जा रहे हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंप के कुछ पैसा तो आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, कुछ टाइम के लिए। ठीक है, और उस पैसे को फिर यूज करना फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, तो दिस इज कॉल्ड एसेट मोनेटाइजेशन। और पब्लिक एसेट क्या होता है, पब्लिक एसेट कैन बी एनी प्रॉपर्टी ओन बाय पब्लिक बॉडी, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जो भी है खाली पड़े हुए टावर, ट्रांसमिशन लाइन, इन सबको एक तरह से स्ट्रेटेजिक मेथड के थ्रू इनको इनको दे देना, किनको, प्राइवेट सेक्टर्स को। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप, प्राइवेट सेक्टर फलाना दिखा। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम जो एसेट मोनेटाइजेशन का आइडिया है वो विजय केलकर कमेटी ने बताया था 2012 में। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई में होने जा रहा, 16 से 18 फरवरी के बीच में, दैट्स ऑल।
ओजोन लेयर रिकवरी इज ऑन ट्रैक ड्यू टू सक्सेस ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन लेयर होती क्या है, ऐसे समझो। फॉर एग्जाम्पल ये सूरज की किरणें हैं, ओके, ये आप धरती पे हो। सूरज की किरण अगर डायरेक्ट धरती पे आएगी ना बॉस, तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा लोगों को, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे चाय को आप छान के पीते हो ना, ताकि आप पत्ती ना आए, ऐसे ही हमारे यहाँ पे ना स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। ये जो लेयर है ना, ये सूरज की जो किरणें आती है ना, इसको फिल्टर कर लेती है, इसको फ़िल्टर कर लेती है। जो हार्मफुल रेज़ होती है, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज़ होती है, यूवीबी, इनको वो ऊपर ही ख़त्म कर देती है, ठीक है? मतलब उनको ब्लॉक कर लेती है। और जो फिर मतलब छलनी में से छन के आती है एक तरह से, ऐसे समझ लो, ठीक है? तो ओज़ोन लेयर काइंड ऑफ एक छलनी टाइप से हो गई, ठीक है? अब क्या हो गया कि जब यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइप्स आया, या फिर जो मशीन की एज आई, तो हमारे जैसे फ्रिज है, एसी है, उनसे कुछ ऐसी गैस निकलती थी जो जाके ना, जो छलनी नहीं है जैसे ओज़ोन लेयर वाली, जैसे ये एक छलनी टाइप सी है, इसमें होल कर दिया। अब इसमें होल कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, सूरज की रोशनी डायरेक्ट धरती पे आ सकती है, हमारे लिए नुकसान हो सकता है नहीं? तो इसको बोला जाता था ओज़ोन होल। क्या बोला जाता था? ओज़ोन होल। ये किस कुछ गैसेज़ हैं, तो एक फिर प्रोटोकॉल लेके आए, कौन-सा प्रोटोकॉल लेके आए? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, वियना कन्वेंशन हो गई, ये सब लेके आए, किगाली अमेंडमेंट हो गया, ये लेके आए। इनके थ्रू बोला गया कि ये पर्टिकुलर गैसेज़ बैंड है, कौन-सी गैसेज़ बैंड है? ओडीएस, ओज़ोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, क्लियर है? ओके, आई होप गाइज़ आपको ये ओज़ोन होल वाला कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। और ये अभी ना ओज़ोन जो होल था ना पहले हुआ था, अब वो रिकवर कर रहा है। ये रिकवर क्यों कर रहा है? क्योंकि जो हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया था, ओडीएस को बैन करने के लिए, जो कि ओज़ोन को डिप्लीट करते थे, ठीक है? मतलब कि कुछ ऐसी गैसेज़ थी ना, जो ओज़ोन में जाके होल कर देती थी, उनको हमने बैन ही कर दिया था, उनका अल्टरनेटिव ढूँढ लिया था। ठीक, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे रिलेटेड है ओज़ोन। ये आपका सीएपीएफ में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ एन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द अर्थ एज़ ओज़ोन लेयर बाय एलिमिनेटिंग द यूज़ ऑफ ओज़ोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। कब एडॉप्ट किया गया? 15 सितंबर 1987, ठीक है? और ये ओनली यूएन ट्रीटी है जो कि रैटिफ़ाइड की गई है हर एक कंट्री के द्वारा। धरती पे जितनी भी कंट्रीज़ है ना, सबने इसको रैटिफ़ाई किया गया है, ऑल 197 यूएन मेंबर स्टेट। आगे बढ़े? चलो। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी टू एड्रेस बायो एनर्जी समिट प्रोग्राम ऑफ सीआईआई। की थीम क्या है इस साल? एनर्जी ट्रांजिशन सॉल्यूशन फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, दैट्स ऑल। थीम याद कर लो ना। आगे बढ़े? चलो। श्री नारायण राणे चेयर द 19th मीटिंग ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, तो ये देख लेना कि श्री नारायण इन्होंने 19 मीटिंग को चेयर किया है नई दिल्ली में। इससे ज्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट लग रही ना इसमें। नेक्स्ट 13th मिनिस्ट्री लेवल मीटिंग ऑफ इंडियन यूनाइटेड स्टेट ट्रेड पॉलिसी फोरम इन वाशिंगटन डीसी। ओके, तो ये पढ़ लेना जो हाईलाइटेड है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल विजिटेड वाशिंगटन डीसी बिटवीन 10 से 11 जनवरी टू पार्टिसिपेट इन थर्ड 13th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई होगी इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम से रिलेटेड वहाँ पे। ओके, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ spark debate with remark on the basic structure of constitution, what is it? So basically इन्होंने अभी रिसेंटली कमेंट क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को यूज करके जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी है उसको खत्म किया, वो एक तरह से गलत था, ठीक है। तो इन्होंने डायरेक्टली ये वाली स्टेटमेंट दिया। आपको मालूम होना चाहिए एनजैक जो है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था, बाद में इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। जाके लक्ष्मीकांत से पढ़िएगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंदा भारती केस में निकल के आई 24 अप्रैल 1973। इस दिन और क्या हुआ था? इस दिन तेंदुलकर का बर्थडे, सचिन तेंदुलकर का, और पंचायती राज डे 24 अप्रैल को ही, ठीक है। पंचायती मतलब वो फोर्स में आया था, नेशनल पंचायती राज डे, और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। तो ये थोड़ा बेसिक है, आप लोग जाके देख लेना अपनी लक्ष्मी। गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, गवर्नमेंट में भी किसने? एफएसएसएआई ने, फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया सब फर्स्ट टाइम रेगुलेटरी स्टैंडर्ड फॉर बासमती राइस, ठीक है। पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बोले हैं कि बासमती राइस को, अगर आप लोग चाहते हो कि ये बासमती राइस कहलाया जाए, तो कुछ स्टैंडर्ड है जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट दिया स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पे। स्पेक्ट्रम में जाके स्वामी विवेकानंद के बारे में प्लीज पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। 12 जनवरी को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है और 13 जनवरी को मेरा जन्म दिवस है। तो आगे बढ़ते हैं। गोदावरी एस्चुरी इन आंध्र प्रदेश हैज बिकम प्राइम हैबिटेट फॉर इंडियन स्कीमर। ओके, तो आपको सिर्फ इतना याद करना कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? कहाँ पे है ये? आपकी आंध्र प्रदेश में, ओके। और जो इंडियन स्कीमर है वो ये वाला बर्ड की बात करते हैं, दैट्स ऑल। गोल्डन ग्लोब 2023 में एस एस राजमौली की जो आरआर है,
उन्होंने उनका जो सॉन्ग है ना नाटू नाटू, उनको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया चेयर नेशनल सिंपोजियम ऑन इंडियाज रोडमैप टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फ्लेरिसिस। अब ये होती क्या, ये बीमारी ज़्यादा ज़रूरी है। ये बीमारी में ना जैसे आपके ना जैसे ये है ना, ऐसे पैर फूल जाते हैं, ओके? ऐसे पैर फूल जाते हैं। अब ये फैलती कैसे हैं? इन्फेक्शन फ्लोरेसिस पैरासाइट स्प्रेड बाय मॉस्किटोज़ के थ्रू। डिजीज़ इम्पेयर फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक वेसल, ठीक है? तो ये आप लोग देख सकते हो, और ये 10 कंट्रीज़ में इसको पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम लिम्फेटिक फ्लेरेसिस एलिमिनेटेड, हाँ, मतलब पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम की तरह इसको एलिमिनेट किया जा चुका है। और ये बेसिक चीज़ें आप लोग देख लेना। क्लियर है? नेक्स्ट, फ्री फूड ग्रेन स्कीम नेम्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कोविड के टाइम पे 2-3 महीने के लिए चलाई गई थी। बाद में सितंबर 2022 के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया। अभी रिसेंटली इसको बोला गया है कि इसको थोड़ा मॉडिफाई करके 1 जनवरी 2023 से न्यू फॉर्म में इसको लॉन्च किया गया था। ओके? अब इसमें क्या है कि ये न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम है जो कि फ्री फूड देगी अंत्योदय अन्न योजना एंड प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशियरीज को, जो कि 1 जनवरी 2023 से। अब इसका काम क्या है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2023-13 में, उसके एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी को बढ़ाना। 3A आई ऑलवेज़ से कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, हेल्थ में, एजुकेशन में, फूड में, एनर्जी सेक्टर में, कहीं पे भी डाल सकते हो। ये क्या होता है? एक तो होता है एक्सेसिबिलिटी, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल की बात करें हो, हेल्थ की बात करें हो, क्या हेल्थ एक्सेसिबल है? एक्सेसिबल है तो क्या वो अफोर्डेबल है? सबसे पहले तो देखो अवेलेबल है या नहीं है। फिर उसके बाद एक्सेसिबल है या नहीं है। एक्सेसिबल भी होगी तो अफोर्डेबल है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या अवेलेबल है या नहीं है, यानी कि आस-पास कोई हॉस्पिटल है या नहीं है। ओके, तुमको पता लगा हॉस्पिटल तो है, क्या वो एक्सेसिबल है या नहीं है? तुम जाके इलाज करा सकते हो या नहीं करा सकते, पता लगे वो हॉस्पिटल 10-12 किलोमीटर ज़्यादा दूर है नहीं? ओके, उसके बाद चलो तुमने ये देख लिया कि एक्सेसिबल भी है, 4-5 किलोमीटर के अंडर ही है, ठीक है? उसके बाद देखो अफोर्डेबल है भी है या नहीं है, यानी कि इतना ज़्यादा महँगा तो नहीं है कि तुम इलाज ही ना करा पाओ। तो 3 आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, स्कूल हो गया, फूड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कहीं पे भी, ओके? जहाँ पे भी अफोर्डेबिलिटी की बात है। ओके, चलो आगे बढ़े। ये आप लोग देख लेना, और ये भी देख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एफसीआई अलोंग विथ स्टेट गवर्नमेंट देखेगी कि इसकी स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो। एमपी का जो विदिशा डिस्ट्रिक्ट है, वो एक तरह से 5G सर्विस become a pioneer to deploy series of innovative 5G सर्विसेज। विदिशा कहाँ पे है? एमपी में। एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ याद आ रहा है विदिशा से रिलेटेड? सुंगा डायनेस्टी की कैपिटल थी, सुंगा डायनेस्टी की 2 कैपिटल थी, यानी एक विदिशा थी, विदिशा एमपी। आगे बढ़े। मोर चीता टू अराइव्ड इन कूनो पालपुर। कूनो पालपुर नेशनल पार्क, सिर्फ इतना याद करना, ये एमपी में, दैट्स ऑल। यहाँ पे चीता को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में थी। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 अनाउंस किए जाएंगे 16 जनवरी 2023 को। ओके, अभी जो नेक्स्ट वाली वीक की न्यूज़ आएगी उसमें बताएगा कि किसने जीता नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, तो हम उसमें कवर करेंगे ये। शिलोंग को इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग दिया गया है। ओके, शिलोंग टू गेट इंडिया इज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन ऑनलाइन गेमिंग, याद करना। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस फॉर दिस वीक। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। और जो भी आप लोग के कमेंट हो प्लीज कमेंट कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली, अगर मुझे आपका डाउट जेन्युइन लगता है तो मैं डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। ओके, सो थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए।